हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 10 करेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग के सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका हम रिविजन करेंगे और साथ ही हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले जो 9 पार्ट्स अपलोड किए गए हैं अकाउंटेंसी के वो देख लिए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इनकम टैक्स और ऑडिटिंग के भी रिवीजन प्लस एमसीक्यू सेशन कराए हैं। ठीक है, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो चीजें भी आप कवर कर लें। अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिससे आप सारी की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ्स की अगर मैं बताऊं तो पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली जो है चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और जो भी पीडीएफ्स आपको चाहिए वो सारी की सारी वहां पर अवेलेबल है, तो आप उन सभी का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बताऊं आप लोगों को तो सिलेबस एक बार देख लीजिए। हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, इसके कुछ क्वेश्चंस बेसिक मैंने करवा दिए थे। मेजर जो फोकस रहेगा वो बैलेंस शीट पे रहेगा, है ना। इसका क्विक रिवीजन करना है और एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों के हो चुके हैं, तो प्लीज उन सभी वीडियोस को देखिए। मैंने वहां पे रिविजन भी कराया है और आप लोगों को एमसीक्यूज भी कराए हैं, है ना। तो प्लीज उन सभी चीजों को फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़िए अगर आप अपने अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, हम कोई भी सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे बनाते हैं, तो जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं हमारे वो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, है ना। कि भाई हम कितना सामान स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। फिर आप यहाँ पर शो करते हैं परचेज, कि कितने स्टॉक आपने जो है, कितना जो गुड्स है आपने वो खरीदा है, उसमें से आप माइनस कर देते हैं अगर कोई परचेज आपने रिटर्न करी है ना। देन आते हैं आपके डायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री से डायरेक्ट एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, डॉक ड्यूज, एक्सरसाइज ड्यूटी, देन आपकी रॉयल्टी, मोटिव पावर, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपका डायरेक्ट खर्चा है जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। फिर आप क्रेडिट साइड पे आएंगे तो बाय सेल्स आप दिखाएंगे कि आपने कितना सामान बेचा है, उसमें से अगर कुछ रिटर्न है तो वो आप लेस कर देंगे। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर शो किया जाता है। इन दोनों चीजों को जब आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं, अगर आपका डेबिट का साइड ज्यादा है और क्रेडिट का साइड कम है ना, तो इस केस में आपका बनता है ग्रॉस लॉस। लेकिन अगर आपका डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो इस केस में बनता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपकी सेल्स बड़ी है ना, सेल्स ज्यादा हुई है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है इसे हम ट्रांसफर करते हैं हमारे पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट नाम से। ठीक है, और पीएनएल में जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर शो किए जाते हैं। अगर लॉस हुआ है तो वो इस तरफ आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। पीएनएल अकाउंट क्या होता है? पीएनएल अकाउंट हमारा एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो भाई डेबिट में यहाँ पे आपके सारे के सारे खर्चे आएंगे, जैसे कि आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, आप टेलीफोन का खर्चा पे कर रहे हैं, स्टेशनरी पे खर्च कर रहे हैं, आपने डिस्काउंट अलाउड किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपकी खर्चे हैं तो डेबिट में आएंगी। लेकिन आपकी क्रेडिट में क्या आती है? सारी इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसीव होना, कमीशन रिसीव होना, बैंक से इंटरेस्ट मिलना, रेंट रिसीव होना, शेयर्स पे डिविडेंड मिलना, ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी इनकम्स है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ तो अगेन यहाँ से जो निकल के आता है वो आता है आपका नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, है ना। फिर आती है आपकी बैलेंस शीट। देखिए जो है ये पढ़ते हैं हम, एक तो देखो टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट होती है जिसमें आप लायबिलिटीज और एसेट्स को शो करते हैं, है ना। लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत ये वाली एक नई बैलेंस शीट आती है जिसको पढ़ना और समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, इस बैलेंस शीट में क्या होता है? यहाँ पर भी 2 कॉलम्स हैं, लेकिन ये टी फॉर्मेट में नहीं होती। पहला कॉलम बनता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का और दूसरा कॉलम बनता है आपका एसेट्स का।
इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी मतलब जो भी शेयर होल्डर फंड्स, जो ओनर्स के फंड्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। देन लायबिलिटीज में दो यहाँ पे पोर्शन है, नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, करंट लायबिलिटीज जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। वैसे ही एसेट्स का भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, एंड करंट एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए चलेंगे। आप लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे, ये दोनों के दोनों बराबर आएगा, बिकॉज ये बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट जो है एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। वेयर एज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपका ड्यूरिंग द ईयर जो भी चीजें हुई हैं उस पर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों चीजें अगर आपको क्लियर है तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक से तीनों के तीनों कंसेप्ट हैं। हम 11th क्लास से जब कॉमर्स पढ़ रहे हैं तब से हम इन तीनों चीजों से अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या हैं, है ना। तो बेसिक से कंसेप्ट्स हैं। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियसली मैंने इन पे लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The manager of ABC Limited is entitled to a commission of 5% on net profit. ABC Limited का मैनेजर है जो कि कमीशन चाहता है 5% का नेट प्रॉफिट पे। आपने क्वेश्चन करे होंगे कमीशन के, मैनेजर कमीशन के आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें डिनोमिनेटर में रेट ऐड हो जाता है ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और बिफोर में सिंपली नेट प्रॉफिट का परसेंटेज आप निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन पूछा है, ठीक है। 5% आपको उसको क्या देना है, कमीशन देना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना। अब देखो इसे करेंगे किस तरीके से, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला उसने, मैनेजर एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। 5% नेट प्रॉफिट पे हमें देना है उसको कमीशन, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा, ओके। इफ द अमाउंट ऑफ कमीशन इज 20,000, अगर आपको ऑलरेडी बताया गया है कि अमाउंट ऑफ कमीशन 20,000 है तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है भाई। जब हम कमीशन निकालते हैं, मैनेजर्स कमीशन, तो किस तरीके से निकलता है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऐसे होता है। अब मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, 20,000 इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो पता नहीं है, वही निकालना है, रेट 5% और 100 प्लस आर 105, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसे आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 21, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 21 इंटू 2 दैट विल बी 42, और पीछे यहाँ पे 4 जीरो है भाई, इसको लगा दो तो कितना आएगा 4,20,000 हमारा क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट का ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मैनेजर कमीशन में किस तरीके से चीजें चार्ज होती है, कैसे उसे कमीशन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹5,000 एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि अकाउंटिंग ईयर में जो ट्रेडर है उसने 5,000 के गुड्स एज अ फ्री सैंपल दे दिए। जब भी हम गुड्स एज अ फ्री सैंपल देते हैं ना, इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एंट्री है इसको फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम हम कहाँ शो करेंगे। देखो आपके पास गुड्स थे, है ना, गुड्स में से 5,000 निकल गए गुड्स, ठीक है। तो एक तो गुड्स पे इंपैक्ट पड़ा, गुड्स कहाँ दिखाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कहाँ दिखाएंगे, खर्चे कहाँ आते हैं, पीएनएल में आते हैं। तो ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों पे यहाँ पे असर पड़ेगा, तो आंसर क्या बनेगा, बोथ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है भाई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, अच्छा ठीक है। परचेज दी है आपको 1,70,000 की, सेल्स दिया आपको 2 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया ऑन कॉस्ट 25%, ठीक है। अब आप देखेंगे ये सारी की सारी चीजें हमारी ट्रेडिंग में आती है ना, सिंपल सी चीजें ट्रेडिंग में आती है। और एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल्स
माइनस प्रॉफिट, है ना, क्या होता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट का 25% है, ठीक है। कॉस्ट अगर 100 होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, 25, तो इसका मतलब सेल्स कितनी होगी, 125, है ना। नॉर्मल सी बात है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं 100 मान लेती हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या वैल्यू फिट करूं जिससे कि मेरा 100 आए, तो 125। अब क्या मुझे सेल्स की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 2 लाख। तो जब मेरे को पता है कि जो सेल्स है वो 2 लाख है जो कि मेरे 125 के बराबर है, तो क्या यहाँ से मैं ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो 2 लाख अपॉन 125 इंटू 25, है ना। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 25 5 जा, और 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 40,000। अब आप बोलेंगे मैम ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्यों निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत क्या थी। देखो सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट, इन सबकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला और भी होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई, 20,000। परचेज कितनी है, 1,70,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, यही तो फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर जो मेरी ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आया है 40,000 और सेल्स थी मेरी 2 लाख, तो आप मुझे खुद बताइए कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा। मैम इसको माइनस कर दीजिए, 1,60,000, ठीक है भाई। तो 1,60,000 इक्वल्स टू इन सारे वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को इस तरफ ले आते हैं, 1,60,000 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 1,70,000 माइनस 1,60,000, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा और ये आएगा 20, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 30,000। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो बहुत ईजी हो जाता है इन्हें करना, तो प्लीज थोड़ा यूनिटरी मेथड से चीजों को सॉल्व किया कीजिए, हर जगह इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट शुड बी। अनफेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब है, देखो P&L अकाउंट से 2 बैलेंस निकल के आते हैं, एक आता है नेट प्रॉफिट, एक आता है नेट लॉस, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है फर्दर बैलेंस शीट में, जो कैपिटल होती है वहां पर हम उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पर लॉस हुआ होगा कुछ ना कुछ। अब देखो अगर प्रॉफिट होता तो हम कैपिटल में प्लस करते, लेकिन लॉस हुआ है तो हम कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर देखो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 20th मार्च स्टॉक वर्थ ₹10,000 लॉस बाय फायर। 20th मार्च को आपके पास जो 10,000 का स्टॉक था, ठीक है, उसे आप फायर में खो चुके हैं, ठीक है, फायर में खो चुके हैं। लेकिन आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया और फुल कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया और आपको उसके पैसे पूरे के पूरे लौटा दिए। तो पूछ रहा है कि फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे हम इसको शो करेंगे, कौन से अकाउंट में शो करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, जो आपके 10,000 के गुड्स गए ये तो आपका हो गया नुकसान, तो ये जो गुड्स गए हैं ये परचेज में से माइनस हो जाएंगे, है ना। परचेज हम कहाँ दिखाते हैं भाई, ट्रेडिंग में दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आएगा। दूसरा आपका इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आ गया, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आ गया। तो जब आपके इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपकी इंश्योरेंस क्लेम में आप दिखा देंगे कि हाँ इतना पैसा हमको रिसीव हो गया है, तो ये आपके वापस से एसेट्स बन जाएंगे। अब ऐसा मत कर देना कि भाई ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, भाई कोई प्रॉफिट या कोई यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं हुई है जिसमें आपको कोई प्रॉफिट लॉस हो। यहाँ पे जो आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम किया है वो आपका एसेट बनेगा, क्योंकि वापस से अब आपको जो भी आपके 10,000 के गुड्स का नुकसान हुआ था वो आपके पास वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका इंश्योरेंस क्लेम आएगा, तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 70,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। अभी मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहा है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 30% है सेल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 30% है, सेल्स मतलब 100 रही होगी, है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70% रहा होगा।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू 70,000 मुझे दे रखी है, तो भाई 70% की वैल्यू मुझे पता है 70,000 है। तो आपसे क्या पूछा, सेल्स की वैल्यू पूछी है, सेल कितनी है 100%, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी, भाई जाहिर सी बात है 1 लाख होगी, है ना, क्योंकि अगर ये 70% है तो ये 1 लाख होगा और ये 30,000 होगा, तभी तो ये 70,000 आया होगा। नॉर्मल सी बात है या नहीं? तो आंसर ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है फॉर द प्रोविजन और डेटर्स टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट? भाई प्रोविजन और डेटर्स, ये चीजें लोगों को बहुत परेशान करती है कि भाई कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। बैड डेट्स मतलब जो भी आप उम्मीद आप छोड़ चुके हैं कि पैसा आएगा, उसके लिए आपने मतलब बैड डेट्स क्रिएट हो गए। सिंपली इसमें आप क्या करेंगे, जो नया प्रोविजन था वो ऐड कर देंगे और ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना। क्योंकि देखो ओल्ड प्रोविजन में जो अमाउंट थी वो रिप्लेस हो गई होगी नए प्रोविजन के साथ, है ना, तो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ रिटर्न इनवर्ड बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड। भाई रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है? रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड पैसा आ रहा है मतलब गुड्स आ रहे हैं वापस, गुड्स वापस आ रहे हैं, तो पहले गए कैसे होंगे, जब आपने सेल करे होंगे, अब वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने रिटर्न इनवर्ड किया, तो रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, आपको बताना है आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है। ओपनिंग डेटर्स दिया है, क्लोजिंग डेटर्स दिया है एंड क्रेडिट सेल्स यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, जितना सेल हुई है उसमें और ओपनिंग डेटर्स को ऐड कर दो, क्लोजिंग डेटर्स को माइनस कर दो। सेल कितने की हुई 28 की, ओपनिंग डेटर्स कितने 12,000, कितना हो गया 40 माइनस 15,000। ठीक है, तो वापस से कितना आ गया ये 25,000। इतना आपको कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत फॉर्मुलाज, बहुत बेसिक फॉर्मुलाज हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप ओवर वैल्यू कर दें अपने क्लोजिंग स्टॉक को करंट ईयर के प्रॉफिट में तो क्या होगा। यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक शो होता है, अगर आप इसे ओवर वैल्यूड कर दें, जरूरत से ज्यादा दिखा दें, तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे P&L अकाउंट में, तो यहाँ से जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को दोनों को इंक्रीज कर देगा, तो ये गड़बड़ी ना हो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू के साथ हमें अपने जो भी आइटम्स है उन्हें रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 11, लॉस ऑन सेल ऑफ अ ओल्ड कार। भाई एक पुरानी कार थी, ठीक है, और अब उस पुरानी कार पे हमें हो चुका है नुकसान, है ना, तो सिंपल सी बात है भाई, जब नुकसान हो गया है तो नुकसान तो हमें पता है कहाँ आएगा, डेबिट कहाँ होगा, P&L अकाउंट के दो हिस्से हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में सारे के सारे लॉस, क्रेडिट में सारी की सारी इनकम। तो आपने कोई पुरानी कार बेची और उसका लॉस हुआ, ठीक है, तो लॉस हुआ तो लॉस कहाँ पर आएगा भाई, P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो डेबिटेड टू P&L अकाउंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर बाय फॉलोइंग द। देखो कुछ कंसेप्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट, इन्हें अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम में। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कहता है कि हम अपने बिजनेस को हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो जब बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो हम इतने बड़े ट्रांजेक्शन को सारा एक साथ तो नहीं कर सकते, हम इसे ब्रेक करते हैं, 12 मंथ्स की पीरियड में ब्रेक करते हैं, है ना। तो ये जो 12 मंथ्स के टाइम ब्रेक करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो ये किस लिए बना रहे हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करके। तो P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर बाय फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन अकाउंट इज शोन अंडर द हेड डैश एज पर द बैलेंस शीट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो नई वाली बैलेंस शीट बताई थी ना, इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन अकाउंट कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा भाई, शेयर से रिलेटेड चीजें हैं, ओनर की चीजें हैं, तो कहाँ आएंगी, जाहिर सी बात है रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगी, है ना। बैलेंस शीट का ध्यान रखिएगा, आइटम्स इसके अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चंस आराम से पूछ सकता है, तो प्लीज इस चीज को प्रिपेयर होके करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 14, इन अ बैलेंस शीट इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इज शोन एज। इनकम एक्रू बट नॉट रिसीव्ड, आपने उस चीज को अर्न तो कर लिया, मतलब वो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक आपके हाथ में नहीं आई है
है ना। ऐसी इनकम को क्या कहते हैं, एसेट्स। क्या कहते हैं, एसेट्स। क्योंकि आपका काम हो चुका है लेकिन आपने रिसीव नहीं करी, है ना। आप काम करते जा रहे हैं, सैलरी आप जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आप काम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ठीक है, और आपको एट द एंड ऑफ द मंथ वो चीज मिल रही है। तो जिस दिन से आप काम कर रहे हैं उस दिन से आपने उस चीज को एक्रू करना शुरू कर लिया, बट रिसीव कब करेंगे, एट दी एंड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एसेट्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट में इनकम एक्रू बट नॉट रिसीव क्या होती है, एसेट्स। ऐसी और भी चीज जैसे लाइबिलिटीज के लिए कहते हैं कि आपने सर्विसेज तो दे दी, है ना, सर्विसेज नहीं, लाइबिलिटी जिसमें आपने सर्विसेज ले लिया, पेमेंट करना बाकी है ना, दैट इज लाइबिलिटी। जैसे किसी को सैलरी पे करना बाकी है तो ये क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। प्लीज अच्छे से जो है अपना बैलेंस शीट रिवाइज करके जाना। जो फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट के तहत जो स्केड्यूल में दिया गया है उस फॉर्मेट को पढ़ के जाना। मेजरली जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर उसी से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूपीपीसीएल का रिविजन कंप्लीट होता है। टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो यूपीपीसीएल के जो रीसेंट एग्जाम हुए हैं ना, मतलब शायद 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व नहीं हो पाया था, तो उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है उसी चीज को रहेगा, तो उसके पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है। तो जब तक हम पे टाइम है तब तक हम सारी की सारी चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और यूकेपीएससी वालों के लिए भी मैं कंटेंट लाती रहूंगी, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और कोई भी लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।